जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हिस्ट्री सीरीज में हम लेकर आए हैं 1 अक्टूबर के कुछ ऐसे हिस्ट्री फैक्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है, देखिए, एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट के बारे में हम सभी जानते हैं 1847 में इनका जन्म हुआ था। देखिए, ब्रिटिशर्स थी ये, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रही थी और बहुत ज़्यादा फेवर में थी कि भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए। इसके लिए इन्होंने काफ़ी काम भी यहाँ पे किए थे, काफ़ी आंदोलन किए थे। यहाँ से आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि देखिए, ब्रिटिश सोशलिस्ट थी ये, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट भी थी, लेकिन इंडिया के सपोर्ट में थी, इंडिया के लिए काम करती थी और 300 से भी अधिक बुक्स उन्होंने लिखी हैं। 300 से भी अधिक बुक्स का जो कलेक्शन है वो एनी बेसेंट जी के साथ में था। जो फेमस बात है इनके बारे में वो आप ध्यान रखिए। देखिए, 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ ये मिली थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी ये 1907 में, 1907 में। और यहीं पर इन्होंने क्या किया था, अडियार एक जगह है मद्रास में यानी चेन्नई में, यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का सेंटर बनाया था, केंद्र बनाया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का सेंटर कहाँ पे है, तो अडियार में उसका हेडक्वार्टर था, अडियार में उसका सेंटर इन्होंने बनाया था। दूसरा खास बात यह है कि एक और लीडर थे जिनका नाम था लोकमान्य तिलक, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो अपनी जो एनी बेसेंट जी हैं और लोकमान्य तिलक जी हैं, इन दोनों ने ही मिलकर भारत में एक आंदोलन टाइप का चलाया था जिसका नाम था होम रूल लीग। ठीक है, ये होम रूल लीग क्या थी? होम रूल लीग पर हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है। तो होम रूल लीग क्या थी कि इसमें जो भारत के एजुकेटेड और बहुत ही अमीर खानदान थे, यानी रिच फैमिली जो थी, यानी भारत की जो डेवलप्ड फैमिलीज थी, उनके बीच में क्रांति की भावना जगाना, उनके बीच में जाकर स्वतंत्रता की अलग जगाना, जागरूकता करना, ये काम था होम रूल लीग का। तो ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था, आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे कुछ पॉइंट एनी बेसेंट जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स में से भी एक थी ये। उनको भी बनाने में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने में भी एनी बेसेंट जी का काफ़ी योगदान रहा था। इसके अलावा जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है उसको बनाने में भी एनी बेसेंट जी का काफ़ी योगदान रहा था। तो ऐसे बहुत सारे काम भारत में किए थे एनी बेसेंट जी ने, जिसके लिए इनको याद रखा जाता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है 1867 का, कार्ल मार्क्स की फेमस बुक जो है दास कैपिटल, वो पब्लिश हुई थी, देखिए, आज के दिन 1 अक्टूबर को। तो दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कार्ल मार्क्स का नाम हो, चाहे वो दास कैपिटल का नाम हो, ये आप ध्यान कर लीजिए। देखिए, पहले अगर कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन थे और फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट, ऐसे तमाम तरह के कार्य उनके साथ जुड़े हुए हैं। पूरे जीवन उन्होंने ऐसे काम किए। जो उनकी पहचान है, देखिए, वो पहचान मजदूरों को शोषण से मुक्त कराने की मुहिम से जुड़ी हुई है। पूरे जीवन उन्होंने इसी बात पे काम किया है कि किस तरीके से जो पूंजीवादिता है वो मजदूरों का शोषण करती है, मजदूर उसमें घिर रहते हैं, और इस तरह के कामों में उनका पूरे जीवन इन्वॉल्वमेंट रहा और फेमस वो हुए। 1848 में देखिए उनकी एक बुक आई थी, जो एक पैम्पलेट था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बहुत फेमस हुई थी। और दूसरा जो 3 वॉल्यूम थे दास कैपिटल के, वो उनके बहुत फेमस हुए थे। तो ऐसा इनका ध्यान में आपको रखना है। पैम्पलेट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी इनकी एक बुक आई थी जो बहुत फेमस हुई थी। अगर दास कैपिटल की बात करें तो दास कैपिटल में देखिए क्या है, 1867 में ये बुक आई थी, 1867 में ये बुक आई थी। और ये बुक मुख्यतः आधारित थी मजदूरों के शोषण पर, कि किस तरीके से जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवादिता है, वो मजदूरों का शोषण करती है और कैसे उनसे उन्हें मुक्त कराया जाए, कैसे मजदूरों को अपने लिए काम करना है, कैसे मजदूरों को वहां से निकलना है। इस तरह की पूरी बुक ये थी। और मैं आपको बताऊं कि ये बुक पब्लिश हुई थी 1867 में। और इस बुक के पब्लिश होने के 2-3 साल बाद ही रूस में जो थी वो साम्यवादी क्रांति हो गई थी। तो उस समय इस बुक को ही जिम्मेदार ठहराया गया था कि इस बुक के जो ज्वलंत मुद्दे थे, जो इसकी विशेष बातें थी, जो झकझोर देने वाली इसमें बातें लिखी थी, उन्होंने ही लोगों को, मजदूरों को, वहां के लोगों को प्रमोट किया और उनको प्रोत्साहित किया क्रांति के लिए। तो रूस में साम्यवादी क्रांति इस बुक के बाद ही हुई थी। अगर बात करें मुख्य रूप से, तो दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स जी ने राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है उसकी आलोचना भर भर के की है इसमें, और ऐसे उन्होंने वहां पे जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। आगे बात करें 1953 की, आंध्र प्रदेश एक आज राज्य बन गया था। तो इसके बारे में जरा एक कहानी समझ लीजिए। देखिए, एक नाम आपको याद करना है, पोट्टी सरीरा मुलु। पोट्टी सरीरा मुलु।
ठीक है? ये एक एक्टिविस्ट थे, ठीक है? जिन्होंने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की माँग की। इनका मुख्य मुद्दा था कि उस समय देखिए मद्रास था, तो मद्रास में जो भी तेलुगु भाषी लोग हैं, यानी तो तेलुगु भाषा जानते हैं, उन तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग से एक अलग से एक जो है आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की इन्होंने मुहिम शुरू की थी। और जवाहरलाल नेहरू के समय पे इन्होंने एक भूख हड़ताल भी की थी। हालाँकि भूख हड़ताल के बाद भी इन पर ध्यान नहीं दिया गया और अंततः इनकी मृत्यु हो गई थी, ये मर गए थे। इनके मरने के बाद फिर एक बहुत ही सोशल रिफॉर्म आया और बहुत ही तगड़ा मूवमेंट चला आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए, राज्य घोषित करने के लिए तेलुगु वालों के लिए। और इसके बाद फिर क्या हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को वोटिंग हुई थी वहाँ के लोगों ने, और वोटिंग में क्या किया था, लोगों ने समर्थन किया था और लोगों ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए बात की थी। ऐसा 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसके बाद फिर 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को फिर फाइनली क्या हुआ, तेलंगाना यानी ये वाला हिस्सा और आंध्र प्रदेश यानी नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों को मिलाकर फिर पूरा एक आंध्र प्रदेश स्टेट बना दिया गया था। अब देखिए यहां पर भी एक विवाद रहा जो कि 2013 में फिर सॉल्ट आउट हुआ। 2013 में फिर तेलंगाना को हमने अलग घोषित कर दिया था। तेलंगाना को अलग घोषित करने के बाद फिर फाइनली 2 जून 2014 को तेलंगाना को भी इससे अलग कर दिया गया। तो अब ये 2 अलग-अलग राज्य बन गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो दोनों के बारे में आपसे पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश कब बना? तो 1 नवंबर 1956, और तेलंगाना कब बना? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, आपको ध्यान में करना है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए भाषाई आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जो भारत में फॉर्म हुआ था। अगर पूछे भाषाई आधार पर कौन सा स्टेट पहला था, तो उसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। ये आपको ध्यान में रखनी है 2-3 बातें। आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स पर। आगे अगला पॉइंट पढ़ना है 1960 का। तो नाइजीरिया जो देश है वो ब्रिटेन से आज ही फ्री हुआ था, आज ही स्वतंत्र हुआ था नाइजीरिया। देखिए नाइजीरिया की बात अगर मैं करूं तो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में ये काफ़ी रिच है। यहाँ पर बहुत सारे कंजर्वेटिव एरियाज भी हैं, चाहे वो नेशनल पार्क्स हों या बायोस्फीयर रिजर्व हों, ऐसे काफ़ी यहाँ पर हैं। अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप में कंट्री है, ये मैंने आपको नक्शे में दिया हुआ है। तो ये कंट्री है नाइजीरिया। और मैं आपको बताऊं अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो नाइजीरिया ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल की अगर बात करेंगे तो अबुजा नाम का शहर है यहाँ पर, वही इसकी कैपिटल है। और यहाँ की अगर करेंसी की बात करें तो नायरा करेंसी यहाँ पर चलती है। नायरा करेंसी के बारे में आपको ध्यान में रहना चाहिए। देखिए एक बात और भी है, जैसे भारत युवाओं वाला देश है, ऐसे नाइजीरिया भी थर्ड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन वाला देश है पूरे विश्व में। सबसे पहले इंडिया आता है, फिर चाइना आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर नाइजीरिया आता है, जहां पे युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात कर लेते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। तो देखिए चाइना इस समय भारत से बहुत विवादों में चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा फेमस भी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आज ही पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी 1949 में, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ के नेता थे जिनका नाम था माओ जेदांग। माओ जेदांग, ठीक है, ये नाम था। तो इन्होंने ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की फाउंडेशन रखी थी, फॉर्मेशन उन्होंने किया था। चाइना की बात करें तो पूरे विश्व की सबसे पहली जो सभ्यता है वो ये मानी जाती है कि चाइना सभ्यता है, यानी चाइना में ही वो स्टैब्लिश हुई थी। यानी वर्ल्ड फर्स्ट सिविलाइजेशन जो है वो माना जाता है कि चाइना में स्टैब्लिश हुई थी। दूसरी अगर बात करें तो चाइना इकोनॉमी तो बड़ी है ही, साथ में अगर बात करें तो लार्जेस्ट बुलेट ट्रेन नेटवर्क जो है वो भी चाइना के पास ही है इस समय। तो इस मामले में चाइना काफी आगे है। अगर करंट में बात करेंगे तो चाइना के बारे में 4 बातें आप याद कर लीजिए। एक तो चाइना की राजधानी हम सभी को मालूम है बीजिंग है। दूसरा, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके नाम मालूम है हमें, शी जिनपिंग उनका नाम है, शी जिनपिंग। तीसरा, यहाँ की अगर करेंसी की बात करेंगे आप तो करेंसी यहाँ पे देखिए रेन मिनबी चलती है, रेन मिनबी, ये यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा का नाम है, ये आप ध्यान कर लीजिए। चौथा, यहाँ की जो भाषा है वो है मैंड्रिन, ये आप ध्यान कर लीजिए, यहाँ पे मैंड्रिन भाषा चलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 4 बातें चाइना के बारे में याद कर लीजिए तो आपके आंसर्स सही होंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रामनाथ कोविंद जी की बात कर लेते हैं। तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, 14वें भारत के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 13 राष्ट्रपति और हो चुके हैं, 14वें हमारे जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो राष्ट्रपति बने हैं। अगर करियर की बात करें तो राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं ये, 1994 से लेकर और 2006 तक ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं। और इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये लॉयर के तहत काम कर चुके हैं अपने रामनाथ कोविंद जी।
नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है 1989 का। देखिए डेनमार्क के बारे में है, लेकिन यहाँ से आपको इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें मिलेंगी। डेनमार्क इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट लीगल सेम सेक्स रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। ठीक है, देखिए सेम सेक्स रजिस्टर्ड पार्टनरशिप एक तरह से मैरिज ही समझ सकते हैं आप। ठीक है, हुआ क्या था कि डेनमार्क में आज के दिन यानी 1 अक्टूबर 1989 को पहली बार जो सेम सेक्स पार्टनरशिप्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मकसद यही था कि जो सेम सेक्स यानी जो होमोसेक्सुअल लोग हैं वो आपस में साथ में रह सकें, तो उनके लिए कानून वहां पे पास किया गया था। लगभग लगभग शादी जैसा ही था, डिवोर्स, शादी, विवाह, सारी जो संपत्ति वितरण है वो सारे नियम कायदे कानून जो थे वो इस पर लागू होते थे, सेम सेक्स रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप पर लागू होते थे। तो ऐसा डेनमार्क वहां पे कानून बनाया था। इसके अलावा बात करें तो अभी 15 जून 2012 को डेनमार्क ने जो सेम सेक्स रजिस्टर्ड पार्टनरशिप थी उनको फिर मैरिज एक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और अब वहां पे सेम सेक्स मैरिज जो है वो एलिजिबल है, वो मतलब वहां पे लोग कर सकते हैं। वहां पे कोई भी ऐसा क्रिमिनल इशू नहीं है कि सेम सेक्स में मैरिज वहां पे नहीं हो सकती है। इसी के संबंध में भारत में भी आपको दो तीन बातें याद करनी है। देखिए भारत के संविधान में एक आर्टिकल है 377 जो 1861 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से भारत के संविधान में है, और 377 के अंतर्गत ही होमोसेक्सुअलिटी को हमने वजह जगह दी है। तो अभी क्या हुआ था, भारत में भी इस 377 को लीगल कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि अगर भारत में कोई सेम सेक्स रिलेशनशिप में रहता है तो वो क्रिमिनलाइज नहीं होगा, यानी वो अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसा मुद्दा 377 के बाद आ गया था। तो आपको ध्यान रखना है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि पूछ सकता है आपसे कि किस धारा के द्वारा भारत में होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज नहीं करा जाता, यानी वो क्रिमिनलाइज नहीं होती वो, तो वो धारा 377 ही है, 377 ही है। ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। तो ऐसे कुछ पॉइंट हमने आज हिस्ट्री के पढ़े। यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एक तो पहला मैंने आपको अभी बताया, विच इज द सेक्शन रिलेटेड टू द होमोसेक्सुअलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मैंने अभी आपको बताया 377 है, ये आपको ध्यान रख लेना है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो है, व्हेन डिड तेलंगाना स्टेट बिकम इन इंडिया, तेलंगाना जो था वो भारत में कब बना था, ये आपको ध्यान करना है। मैंने बताया था आपको 2014 में, 2 जून 2014 में तेलंगाना को घोषित कर दिया गया था अपना अलग राज्य के लिए, और आंध्र प्रदेश जो था वो 1956 में बना था। पहला भाषाई आधार पर जो राज्य बना था वो अपना आंध्र प्रदेश था। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस करे। कल फिर मिलेंगे कुछ नए हिस्ट्री पॉइंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय